Welcome back to my channel. So in my previous video I talked about romanticism, but I'm going to explain this romanticism again. So what was this? It was a movement which was started in early 19th century. It means कि वो early 19th century में start हुई थी. romanticism एक movement है जो fine. And what was this? Sentiments related to language, culture, tradition started coming in the minds of people. और ये क्या किस चीज़ के बारे में थी, और कैसे लोग इस रोमांटिसिज्म मूवमेंट की तरफ बढ़े, वो क्या था? तो जो सेंटिमेंट्स थे, लोगों के मन में सेंटिमेंट्स आने शुरू हो गए लैंग्वेज, कल्चर और ट्रेडिशन के लिए. सो रोमांटिसिज्म वॉज अ सेंटिमेंट. तो जो रोमांटिसिज्म था, ये जो मूवमेंट थी, ये एक सेंटिमेंट था. सेंटिमेंट मीन्स इमोशन था टू ब्रिंग नेशनल फीलिंग और पैट्रियोटिज्म इन द हार्ट्स ऑफ पीपल. तो ये जो रोमांटिसिज्म था, ये मूवमेंट थी जो कि अर्ली 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुई, और ये एक सेंटिमेंट था ताकि लोगों के हार्ट में, लोगों के दिलों में पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति की फीलिंग आए. फाइन. So many writers wrote that due to science and development their bond was being affected. बहुत सारे राइटर्स ने लिखा कि साइंस और डेवलपमेंट की वजह से जो उनका बॉन्ड है, जो लोगों के बीच का बॉन्ड है, वो अफेक्ट हो रहा है. और मतलब वो ये नहीं चाहते थे लिखकर कि साइंस एंड डेवलपमेंट गलत है. नहीं, उनके हिसाब से उन्होंने ये भी लिखा था कि साइंस और डेवलपमेंट अच्छा है हमारी कंट्री के लिए, हमारे यूरोप के लिए, बट उससे हमारा कंट्री के जो लोग हैं, जो नेटिव्स हैं, उनके बीच का बॉन्ड ख़राब हो रहा है. सो दे यूज्ड देयर राइटिंग्स एज अ टूल टू मेक श्योर दैट द पीपल ऑफ द कंट्री आर यूनाइटेड. तो उन्होंने अपनी इन राइटिंग्स को एक टूल की तरह यूज़ किया, क्या इंश्योर करने के लिए कि जो उनके नेटिव्स हैं, जो कंट्री के नेटिव्स हैं, वो यूनाइटेड रहे, उनके बीच का बॉन्ड अच्छा और स्ट्रॉन्ग हो, हारमनी बनी रहे कंट्री में. देयरफॉर रोमांटिसिज्म वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. इसलिए रोमांटिसिज्म जो था मूवमेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी. अब हाउ रोमांटिसिज्म ब्रिंग्स टुगेदरनेस, अभी मैंने आपको बताया कि उनकी राइटिंग से वो आती थी, हमारे पास टुगेदरनेस आती थी, लोग यूनाइटेड फील करते थे. अब कैसे यूनाइटेड फील करते थे? सो इसका एग्जाम्पल है फेरी टेल्स, दैट दीज थिंग्स यूज टू हैपन इन आवर पास्ट विच यूनाइट्स पीपल. अब इसका मतलब क्या हुआ, ये एग्जाम्पल से क्या कहना चाह रही हूँ मैं? सो आई वॉन्ट टू से दिस कि अभी मैंने आपको बताया था कि नेशन स्टेट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है. नेशन स्टेट क्या होता है कि जो नेटिव्स हैं वो क्या शेयर करें, कॉमन बॉन्ड, वो कुछ अपनी कॉमन आइडेंटिटी, कॉमन पास्ट शेयर करें. तो फेरी टेल्स क्या होता है, वो एक कॉमन पास्ट ही तो होता है ना. तो इनसे, तो अगर हम लोगों को फेरी टेल लिखेंगे या सुनाएंगे तो लोगों को ये लगेगा कि हमारा कॉमन पास्ट है, इसीलिए हम सब यूनाइटेड है. तो इसीलिए रोमांटिसिज्म जो मूवमेंट है, ये टुगेदरनेस की फीलिंग लाता है. Then John Gottfried was a person who decided to go everywhere and tell about folk tales to everyone, so that everyone could feel the feeling of collective identity. ये उनको, जॉन गॉडफ्राइड भी एक इम्पॉर्टेंट नेम है जो आपको लर्न करना पड़ेगा. सो इसके अंदर क्या था कि जॉन गॉडफ्राइड जो था, उसने डिसाइड किया कि वो हर जगह ट्रैवल करेगा और हर जगह जाके लोगों को बताएगा किसके बारे में, फोक डांस, फोक टेल्स के बारे में, ताकि लोगों को लगे कि हाँ, हम कुछ कलेक्टिव आइडेंटिटी, हम कुछ कॉमन शेयर करते हैं, तभी वो यूनाइट हो पाएंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी को अपना भाई क्यों बोलते हो? अगर आपका ब्रदर है, आप उसको अपना ब्रदर क्यों बोलते हो? क्यों? क्योंकि आप लोग कुछ कॉमन शेयर करते हो, इसीलिए सब एक दूसरे को अपना भाई मान सके, यूनाइट होके रह सके. तो इसीलिए ये रोमांटिसिज्म आया, और इतना ज़रूरी होता है ताकि हम कुछ कॉमन शेयर करें. नेक्स्ट, लैंग्वेज वॉज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट की अपार्ट फ्रॉम फोक टेल्स और फोक डांसेस. जो लैंग्वेज था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट की था फोक डांस और फोक टेल्स को छोड़ के. किस चीज़ का की? अब टू ब्रिंग द फीलिंग ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी. सो पीपल रियलाइज्ड कि हमारे पास फोक टेल्स, फोक डांसेस के अलावा भी हमारे पास एक वेपन है जो हमें कलेक्टिव आइडेंटिटी फील करने में हेल्प करेगा. और वो क्या था वेपन उनके पास? लैंग्वेज. अब ये लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस जानने के लिए हमें एक एग्जाम्पल की भी नीड होगी. सो एग्जाम्पल टू सी द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज. सो आई हैव वन एग्जाम्पल फॉर यू.
Poland at the end of 18th century was partitioned and no more remained an independent state. जो पोलैंड था वो 18th सेंचुरी में जो पोलैंड था उसका 18th सेंचुरी में पार्टीशन कर दिया गया था और जिसकी वजह से वो एक इंडिपेंडेंट नेशन नहीं रहा था. सो रशिया स्टार्टेड रूलिंग ऑन पोलैंड. अब वो इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं रहा तो जो रशिया था उसने रूल करना स्टार्ट कर दिया पोलैंड पर. तो उसके बाद क्या हुआ, जो पोलिश लोग थे, पॉलिश मतलब जो पोलैंड के लोग थे, अब जाहिर है इट्स ऑब्वियस कि वो तो अपनी लैंग्वेज बोलेंगे ना, तो रशिया को उस चीज़ से प्रॉब्लम होने लगी. ठीक है, सो व्हाट डिड रशिया डू? सो देन व्हाट डिड रशिया डू? रशिया ओवरथ्रू पॉलिश लैंग्वेज. जो रशिया था उसने पॉलिश लैंग्वेज को हटा दिया. ठीक है, स्कूल से एंड वांटेड चिल्ड्रन टू स्टडी इन देयर लैंग्वेज. और ये जो रशिया था ये चाहता था पोलैंड के बच्चे को कि ये हमारी लैंग्वेज दैट इज़ हमारी रशियन लैंग्वेज में पढ़े. अब पॉलिश थे, इट्स ऑब्वियस कि अब वो नहीं चाहेंगे कि हम वो उनकी लैंग्वेज लूज़ करें. क्यों? एज दे हैड ओनली दैट सो दे रेजिस्टेड. तो उनके पास जो पॉलिश लोग थे वो नहीं चाहते थे अपनी लैंग्वेज खोना. क्यों? क्योंकि उनके पास एक यही चीज़ तो थी कॉमन जो उन्हें कलेक्टिव आइडेंटिटी, जो उन्हें यूनाइट करके रखती थी पॉलिश लोगों को. अगर आप किसी कंट्री में नए जाओ, फाइन, अगर आपको कोई इंडियन मिल जाए, आप कहीं घूमने जा रहे हो, आपको इंडियन मिल जाए तो आपको उसके साथ टुगेदरनेस की फीलिंग आएगी ना कि हाँ हम दोनों एक ही प्लेस से बिलोंग करते हैं. तो सेम इसी केस में था. तो पॉलिश लोग अपनी लैंग्वेज नहीं खोलना चाहते थे क्योंकि उनके पास एक यही कलेक्टिव आइडेंटिटी थी, उनकी कंट्री की एक यही निशानी थी उनके पास. सो पॉलिश पीपल वर ऑलरेडी टोल्ड दैट, उनको पहले से ही बोल दिया गया था पॉलिश लोगों को दैट दे हैड टू डू देयर रिलीजियस मीटिंग्स. अब जो उनकी पूजा थी, उनकी रिलीजियस मीटिंग्स थी जो, और जो उनके पंडित थे पॉलिश लोगों के, जो उनको प्रीचिंग्स दे इन रशियन लैंग्वेज ओनली, which was wrong. So Polish people continued to do their religious gathering to oppose them. So in Polish language, उन्होंने अपनी Polish language में ही continue किया अपनी religious gatherings, अपनी सारी preachings वगैरह. So they had to face brutality. तो उन्हें उनका गुस्सा भी झेलना पड़ा रशियन लोगों का, और इसीलिए उनको साइबेरिया भेज दिया गया था. किनको? एज अ पनिशमेंट उन पॉलिश लोगों को कि उन्होंने रशियंस की बात नहीं मानी, इसीलिए एज अ पनिशमेंट उन्हें साइबेरिया भेज दिया गया था और जेल में भेज दिया गया था. सो साइबेरिया क्यों भेजा? क्योंकि साइबेरिया एक बहुत ही कोल्ड जगह है जहाँ पे सर्वाइवल बहुत ही मुश्किल है. बट देन ऑल्सो दे डिडेंट लीव देयर लैंग्वेज. लेकिन तब भी उन्होंने, पॉलिश लोगों ने अपनी लैंग्वेज नहीं छोड़ी. क्यों? एज दे थॉट देयर लैंग्वेज वॉज ओनली वन वेपन विच कैन फ्रीड देम. तब भी उनको लगता था, उन्होंने अपनी लैंग्वेज क्यों नहीं छोड़ी? क्योंकि उन्हें लगता था कि हमारी लैंग्वेज ही हमारे पास एक ऐसी चीज़ है, हमारे पास एक वैसा वेपन है जो हमें आज़ादी दिला सकती है. फाइन, मूविंग अहेड. This was all about the example. Moving ahead, 1830 was a very difficult economic year for Europe. अब 1830 आया. 1830 जो था वो एक बहुत ही मुश्किल साल था यूरोप के लिए इकोनॉमिकली. फाइन, बिकॉज पॉपुलेशन रोज क्विकली एंड दे डिडेंट हैव दैट मच ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है, पॉपुलेशन इतनी जल्दी ग्रो हुई कि उनके पास उतने रिसोर्सेज ही नहीं थे. अब इसका मतलब क्या हुआ? जो 1830 था वो बहुत डिफ़िकल्ट ईयर था यूरोप के लिए इकोनॉमिकली मतलब फाइनेंशियली. क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती गई तो लोगों की डिमांड्स भी बढ़ती गई. डिमांड्स मीट करने के लिए अभी उन्हें रिसोर्सेज चाहिए जो उनके पास उतने थे ही नहीं. इसीलिए उनको फाइनेंशियली बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी. रूरल पीपल माइग्रेटेड टू अर्बन एरियाज. और अब जो रूरल पीपल थे, वहाँ पे जो गांव में लोग रहते थे रूरल एरियाज़ में, उन्होंने सोचा कि हम अपनी लाइफ बेटर करने के लिए अर्बन एरियाज़ में चले जाते हैं. बट अभी उनके पास इतना तो पैसा था नहीं कि अर्बन एरियाज़ में जाके वो कंफर्टेबल लाइफ, लग्जूरियस लाइफ अपनी जी सके. फाइन, तो उन्होंने भी क्या स्टार्ट किया? स्लम्स में रहना इन मोर बैड कंडीशंस. वो और ज़्यादा बुरी कंडीशन में स्लम्स में रहने लगे. स्लम्स में झोपड़ी वगैरह. स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैड टू फेस अ टफ कंपटीशन. अब जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे यूरोप के, उनको बहुत टफ कंपटीशन फेस करना पड़ा. किससे? फ्रॉम द फिनिश्ड गुड्स दैट केम फ्रॉम इंग्लैंड. जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे उनको भी बहुत, सब लोग अपनी अपनी जगह परेशान थे. तो अभी ये स्मॉल प्रोड्यूसर का दिखा रहा है कि वो भी बहुत टफ कंपटीशन फेस कर रहे थे. किससे? फिनिश्ड गुड, जो बहुत अच्छे गुड आते थे इंग्लैंड से.
क्यों अब उन्हें ये कंपटीशन क्यों फेस करना पड़ा था इंग्लैंड के फिनिश्ड गुड्स से स्मॉल प्रोड्यूसर्स को? एज दोज गुड्स वर चीप एंड ऑफ गुड क्वालिटी। क्यों स्मॉल प्रोड्यूसर्स को क्यों इतना टफ कंपटीशन फेस करना पड़ता? क्योंकि वो जो हमारे गुड्स थे इंग्लैंड से जो आ रहे थे फिनिश्ड गुड्स, वो सस्ते थे और अच्छी क्वालिटी के थे। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में बने थे। अब ये तो हो गया इंग्लैंड वालों का, तो इससे उनको क्या फ़र्क पड़ा स्मॉल प्रोड्यूसर्स के यूरोप को? उनको ये फ़र्क पड़ा कि वो बनाते थे हैंडमेड चीज़ें। अब हैंडमेड चीज़ें तो ज़ाहिर है कि महंगी बिकेंगी, ठीक है, तो इसीलिए लोग जो थे वो सस्ती चीज़ें प्रेफर करेंगे, तो इसीलिए उन्होंने इंग्लैंड की चीज़ें लेनी शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि वो चीप भी थी और गुड क्वालिटी भी थी। माना जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे यूरोप के, उनकी गुड क्वालिटी हो बट हैंडमेड थे, तो इसलिए महंगा बिकता था। दैट्स वाई जो लोग थे उन्होंने क्या प्रेफर किया? इंग्लैंड के फिनिश्ड गुड्स, ठीक है, और जो कि इंडस्ट्रीज़ में बने थे। अब इन 1830 से उनके इकोनॉमिक क्राइसिस शुरू हुए। इन 1848 पीपल ऑफ पेरिस केम ऑन रोड्स। हमने कभी सोचा है कि आज अभी हम जहाँ पे हैं 2020 में, हम सब चाहते हैं कि हम पेरिस जाएं, वहाँ पे आईफिल टावर देखें। हमने कभी ये इमेजिन थोड़ी ना किया होगा कि हाँ वहाँ की इतनी ब्यूटीफुल जगह के लोग भी इतनी ज़्यादा पावर्टी में रहे होंगे, इतनी ज़्यादा गरीबी में रहे होंगे। बट येस, ये भी टाइम था जब पेरिस के लोग रोड पे आ गए थे एंड स्टार्टिंग रिवोल्टिंग एज पॉलिटिकली यूरोप वॉज अनस्टेबल। जो लोग थे 1848 में पेरिस के, वो रोड्स में आ गए और इसी रोड्स पे आ गए और इसी गुस्से में उन्होंने रिवोल्टिंग मतलब उन्होंने रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने झगड़े करने स्टार्ट कर दिए। क्यों? क्योंकि एक तो ऑलरेडी पॉलिटिकली यूरोप इतना ज़्यादा अनस्टेबल था। पहले मोनार्की, फिर डेमोक्रेसी, फिर मोनार्की, फिर डेमोक्रेसी, इतना ज़्यादा अनस्टेबल था यूरोप पॉलिटिकली। लेकिन अब इकोनॉमिकली भी यूरोप इतना गंदा परफॉर्म कर रहा है। यूरोप इकोनॉमिकली भी पीपल को अपने नेटिव्स को सपोर्ट नहीं कर पा रहा। इसीलिए गुस्से में आके जब लोग रोड पे आ गए पेरिस के इन 1848, तो दे स्टार्टेड रिवोल्टिंग। पीपल अटैक्ड लुइस फिलिप एज दे वर नॉट हैविंग देयर बेसिक राइट्स और अमेनिटीज़। जो वहाँ के लोग थे जिन्होंने रिवोल्यूशन स्टार्ट किया, उन्होंने लुइस फिलिप को अटैक करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि उनको बेसिक अमेनिटीज़ नहीं मिल रही थी और इसीलिए जो लुइस फिलिप था ही वॉज फोर्स टू फ्ली, मतलब वो भागने के लिए वहाँ से मजबूर हो गया। क्योंकि लोग उसको अटैक कर रहे थे। अगर वो ना भागता तो फिर वो मर जाता। उसके बाद जब ये लुइस फिलिप भाग गया तो अब वहाँ पे रूल करने के लिए कोई नहीं था। फाइन, सो व्हाट नेशनल असेंबली डिड? द नेशनल असेंबली मेड अ रिपब्लिक। नेशनल असेंबली ने रिपब्लिक बनाई एंड ग्रांटेड बेसिक राइट्स लाइक सफरेज टू ऑल मेल। सफरेज मीन्स राइट टू वोट। फाइन, जो नेशनल असेंबली थी उसने रिपब्लिक बनाई और उनको क्या ग्रांट किया? ग्रांटेड देयर बेसिक राइट्स लाइक सफरेज to all males, voting rights to all males above 21 years of age and right to work. right to work में क्या इंक्लूड होता है कि पहले ऐसा होता था कि कहीं भी आप कहीं भी जॉब नहीं कर सकते जहाँ आपका मन करे, आप किसी भी पोस्ट पे जाके नहीं बैठ सकते, डिस्क्रिमिनेशन होती थी वहाँ पे। बट अभी क्या होने लगा? कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, आपको राइट टू वर्क मिल गया। आप विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन आप कहीं भी जाके काम कर सकते। पहले ये होता था कि हाँ ये वाली जॉब हायर है, नहीं आप इसमें जाके नहीं कर सकते, आप जा सकते हो, डिस्क्रिमिनेशन होता था। बट अभी ये डिस्क्रिमिनेशन हटा दिया गया और लोगों को राइट टू वोट दे दिया गया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ do like, comment and share and subscribe this channel and don't forget to hit the bell icon to never miss any updates. Bye.